वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की एक न्यूमेरिकल सीरीज़। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ के आपको टोटल 6 पार्ट मिलेंगे। इन 6 पार्ट में हमने ऐसे सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है जिसमें कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले किसी भी न्यूमेरिकल को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपको करना क्या है, आपको इन 6 पार्ट की वीडियोस को अच्छे से देखना है और इन पार्ट को सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि समझ कर न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट बनाने हैं, क्योंकि हम हर टाइप का एक या दो न्यूमेरिकल करने की जरूर कोशिश करेंगे जिस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया है उस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट और सेमी कंडक्टर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि चित्र में प्रदर्शित एमीटर A1 तथा A2 में मापी गई वैद्युत धाराएं क्या है यदि उनके प्रतिरोध नगण्य है तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हो। अब देखिए इसमें जो कहा गया है कि पीएन संधि डायोड आदर्श हो, उसका मतलब क्या है। आदर्श पीएन संधि डायोड का मतलब होता है एक ऐसा डायोड जो अग्र अभिनत में तो प्रतिरोध शून्य दे लेकिन उत्क्रम अभिनत में जो प्रतिरोध दे वो कितना दे, अनंत। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि जो पीएन संधि डायोड है वो अग्र अभिनत पर लगा हुआ है या फिर उत्क्रम अभिनत पर। अगर डायोड अग्र अभिनत पर लगा हुआ है तो आपके डायोड से होकर क्या बहेगी, धारा। और अगर डायोड उत्क्रम अभिनत पर लगा हुआ है तो डायोड से होकर उस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की। तो जैसे कि आपने देख रहे हैं इस डायग्राम में केवल एक ही पीएन जंक्शन डायोड है, ये वाला। इसका ये वाला एन टाइप है और ये वाला कौन सा है, पी टाइप। और इसका जो एन टाइप है यानी कि जो निगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है बैटरी के, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी पी टाइप वो बैटरी के निगेटिव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये पीएन संधि डायोड कौन से अभिनत पर है, ये पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत पर है। तो अगर ये उत्क्रम अभिनत पर है तो इस डायोड से होकर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो अगर कोई भी करंट का फ्लो नहीं हुआ तो इस ब्रांच के अंदर तो टोटल करंट कितनी हो गई, 0। यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक ब्रांच लगी हुई है ये ब्रांच तो आपकी इसमें से नगण्य हो गई, इस ब्रांच के तो कोई भी वैल्यू नहीं है करंट की। तो हमारे पास जो लूप बचता है, जो ब्रांच बचती है वो केवल ये वाली बचती है। तो हमें क्या पता चला, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं बहेगी। इसका मतलब जो इसमें एमीटर A1 लगा हुआ है ये कितनी करंट मेजर करेगा, 0, क्योंकि कोई भी करंट तो बह ही नहीं रही है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एमीटर A1 द्वारा मापी गई धारा। तो बताइए बच्चों कितनी होगी, 0, क्योंकि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पीएन संधि डायोड कौन से अभिनत पर है, उत्क्रम अभिनत पर। ठीक, अब देखिए एमीटर A2 के लिए देखते हैं। इसमें कोई डायोड लगा हुआ नहीं है, इसमें केवल एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का जिसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट। यानी अगर मैं A2 की बात करूं तो वो कितनी करंट मेजर करेगा, ओम्स लॉ पता है हमें। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एमीटर A2 द्वारा मापी गई धारा। तो अगर हम एमीटर A2 के द्वारा मापी गई धारा मेजर करना चाहते हैं यानी कि I2, तो I2 बराबर कितना आपको पता है, करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस यानी कि विभवांतर बट्टे प्रतिरोध। तो देखिए विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट, और यहाँ पर प्रतिरोध कितना लगा हुआ है, 5 ओम। तो 2/5 का मतलब 0.4 एम्पियर। यानी कि जो A2 एमीटर लगा हुआ है वो कितनी करंट मेजर करेगा, 0.4 एम्पियर करंट मेजर करेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा है, चित्र में दिखाए गए परिपथ में प्रतिरोध 10 ओम से होकर बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। डायोड का विभव प्राचीर 0.7 वोल्ट है। देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको विभव प्राचीर दे दिया। विभव प्राचीर का मतलब आप सबको पता ही है, जो डायोड के अंदर अवक्षय परत बनती है, डिप्लीशन लेयर, उस डिप्लीशन लेयर यानी कि अवक्षय परत के सिरों के बीच एक अपने आप ही विभवांतर होता है, उस विभवांतर को हम बोलते हैं विभव प्राचीर। तो इन्होंने इसमें डायोड का विभव प्राचीर हमें दिया हुआ है 0.7 वोल्ट। इसका मतलब इसमें 2 विभव के स्रोत है। एक विभव का स्रोत तो बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट, और एक विभव हमें कहाँ से मिल रहा है, डायोड के विभव प्राचीर से। यानी कि V1 वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट, और V2 वोल्टेज जो विभव प्राचीर से मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 0.7 वोल्ट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे इस परिपथ का विभवांतर बताइए, तो विभवांतर क्या हुआ, V1 माइनस V2, यानी ज़्यादा वोल्टेज माइनस कम वोल्टेज, यानी 5 माइनस 0.7, और 5 में से 0.7 माइनस किए तो 4.3 वोल्ट। तो इस परिपथ का जो विभवांतर है वो 4.3 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, 10 ओम। यानी कि अगर मैं करंट निकालता हूँ तो करंट बराबर फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है, 4.3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, 10 ओम। यानी कि मेरे पास जो करंट आ गई वो आ गई 0.43 एम्पियर।
तो हमारी इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी 10 ओम से होकर वो कितनी फ्लो होगी, 0.43 एम्पियर फ्लो होगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो समान आदर्श संधि डायोड चित्रानुसार जोड़े गए हैं, प्रत्येक में प्रतिरोध R में होकर प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करो। ठीक, देखिए इसमें भी दो संधि डायोड है और इसमें भी दो संधि डायोड है। ये दोनों संधि डायोड भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये दोनों संधि डायोड भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले तो हमें यही देखना होगा कि डायोड अगर अभिनत पर है या फिर उत्क्रम अभिनत पर। तो देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और निगेटिव टर्मिनल निगेटिव से, यानी कि ये वाले जो दोनों डायोड है ये अगर अभिनत पर कार्य कर रहे हैं। तो अगर डायोड अगर अभिनत पर कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब इस लूप में करंट का फ्लो होगा। तो कितनी करंट का फ्लो होगा, I = V/R। वोल्टेज कितनी बताइए आपको, 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम, यानी कि 3/30 का मतलब 1/10। तो करंट जो हमारे पास आ गई वो आ गई 0.1 एम्पियर। तो हमें क्या पता चला कि इस लूप में कितनी करंट फ्लो होगी, 0.1 एम्पियर। यही करंट 30 ओम से फ्लो होगी, यही करंट इस डायोड से, यही करंट इस डायोड से, क्योंकि सबके सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपसे प्रतिरोध R में जो धारा पूछी थी यानी 30 ओम में, वो कितनी है, 0.1 एम्पियर। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसी में इन्होंने जो ये दो संधि डायोड जोड़े हैं ये उत्क्रम अभिनत पर है, क्योंकि देखिए जो निगेटिव टर्मिनल है वो तो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो निगेटिव से। इसका मतलब ये दोनों डायोड उत्क्रम अभिनत पर कार्य कर रहे हैं। तो अगर ये उत्क्रम अभिनत पर कार्य कर रहे हैं तो इनका तो प्रतिरोध अनंत है। अनंत प्रतिरोध होने का क्या मतलब है कि इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी इस वाले सर्किट के लिए जो करंट I = हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0, यानी यहाँ पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है कि दिए गए परिपथ में दर्शाए गए दोनों संधि डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है। 200 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। अब देखिए 200 ओम मतलब इस वाले प्रतिरोध के अंदर हमसे क्या पूछी है, करंट पूछी है। देखिए दो संधि डायोड जुड़े हुए हैं, तो पहले तो हमें यही देखना होगा कि इनमें से कौन सा संधि डायोड अग्र अभिनत पर है और कौन सा संधि डायोड उत्क्रम अभिनत पर। तो देखिए पॉजिटिव है और ये निगेटिव। इस वाले संधि डायोड का पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और इस वाले संधि डायोड का निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये वाला संधि डायोड उत्क्रम अभिनत पर और ये वाला संधि डायोड अग्र अभिनत पर कार्य कर रहा है। अगर ये वाला संधि डायोड उत्क्रम अभिनत पर है तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमें जो करंट फाइंड आउट करना है वो बेसिकली इस पूरी ब्रांच में फाइंड आउट करना है। तो इन्होंने इस डायोड का प्रतिरोध भी बताया हुआ है हमें कितना, कि संधि डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है, यानी कि अगर ये अग्र अभिनत पर है तो कितना प्रतिरोध देगा ये करंट के मार्ग में, 50 ओम का प्रतिरोध। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे बताइए इस परिपथ में टोटल प्रतिरोध कितना हुआ, देखिए 200 ओम तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है यानी 200 ओम प्लस, अब ये वाली ब्रांच तो नगण्य हो चुकी, इसके साथ 250 ओम यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, प्लस ये डायोड जुड़ा हुआ है। डायोड का प्रतिरोध कितना बताया है, 50 ओम, यानी कि अगर मैं इन्हें सम करता हूँ तो मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 500 ओम। ठीक, और इस सर्किट में जो हमारे पास वोल्टेज का सोर्स है यानी बैटरी, वो कितनी वोल्टेज दे रही है, 6 वोल्ट। तो अगर मुझे करंट फाइंड आउट करनी है तो I = कितना, V/R। तो V/R का मतलब यहाँ पर कितना हुआ, 6/500, और अगर 6/500 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 100, और यहाँ पर हमने 5 से काटा इसे 1.2, यानी कि ये मेरे पास आ गया 1.2 × 10⁻² एम्पियर। अब देखिए हमसे तो 200 ओम में पूछी थी, अगर कहते 250 में या डायोड से तो सभी में इतनी फिल होगी, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से क्रम में जुड़े हुए हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक, तो यहाँ पर जो करंट हमें मिली वो कितनी मिली, 1.2 × 10⁻² एम्पियर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे कहा है कि 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। डायोड का अग्र प्रतिरोध 20 ओम तथा रोधक वोल्टेज, अब देखिए रोधक वोल्टेज का मतलब क्या है, आपने पढ़ा ही है, ये विभव प्राचीर। उसी तरह से ये कौन सी वोल्टेज होती है, रोधक वोल्टेज। 0.3 वोल्ट है। डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यानी कि एक तो आपसे इस डायोड में शिखर धारा यानी कि डायोड से होकर बहने वाली करंट पूछी है, और यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है RL, इस लोड रेजिस्टेंस के सिरों के बीच आपसे वोल्टेज यानी कि VL पूछी है। ठीक,
अब देखिए जो आर एफ का मतलब क्या है, क्योंकि ये डायोड जो जुड़ा हुआ है ये अगर अभिनत पर कार्य कर रहा है, तो अगर अभिनत पर जो डायोड का प्रतिरोध है यानी कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस जो है डायोड का अग्र प्रतिरोध, वो हमें बताया हुआ है 20 ओम। ठीक, तो हमें ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करनी है हमें एक तो डायोड से होकर बहने वाली धारा और एक हमें ज्ञात करनी है प्रतिरोध आर एल के सिरों के बीच वोल्टेज। ठीक, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं। देखिए वोल्टेज सोर्स कितने हैं, सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स है V1 जिसकी वोल्टेज हमें कितनी बताई है 30 वोल्ट। डायोड की अपनी रोधक वोल्टेज कितनी है 0.3 वोल्ट, यानी कि मेरे पास जो V2 की वैल्यू है वो कितनी है 0.3 वोल्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर मैं विभवांतर निकालता हूँ डेल्टा V, तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2, यानी डेल्टा V इज इक्वल्स टू V1 30 माइनस V2 0.3, यानी कि मेरे पास जो डेल्टा V आ गया वो आ गया 30 में से 0.3 गए तो 29.7 वोल्ट। इस परिपथ में टोटल इतना विभवांतर होगा। ठीक, अब देख लेते हैं कि परिपथ में टोटल प्रतिरोध कितना है। देखिए एक प्रतिरोध लगा हुआ है RF यानी कि डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, और एक प्रतिरोध लगा हुआ है RL का मतलब लोड प्रतिरोध। ठीक, तो अगर मुझे टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो ये दोनों ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, यानी कि ये मेरे पास हो जाता है 400 और प्लस 20 इज इक्वल टू 420 ओम। अब मुझे फाइंड आउट क्या करनी है, सबसे पहले देखिए मुझे फाइंड आउट करनी है इसमें करंट। तो अगर मुझे करंट निकालनी है यानी I, तो आपको पता है I इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन R। डेल्टा V कितना आया 420 और R हमारे पास कितना था, नहीं सॉरी मैंने मिस्टेक से उल्टा लिख दिया है। डेल्टा V हमारे पास कितना आया 29.7 और R हमारे पास कितना था 420। तो अगर हम 29.7 को 420 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो यहाँ पर करंट मिलेगी वो मिलेगी 0.07 एम्पियर। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, करंट जो मिलेगी 0.07 एम्पियर। अब इसका मतलब क्या है कि इस पूरे के पूरे लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है 0.07 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। वही करंट इस डायोड से फ्लो हो रही है, वही करंट इस RF से फ्लो हो रही है, वही करंट इस RL यानी कि लोड प्रतिरोध 400 ओम से फ्लो हो रही है। अब हमसे पूछा है कि लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज ज्ञात करो, यानी कि यहाँ पर हमारे से वोल्टेज पूछिए कि इस वाले लोड के सिरे, जैसे अगर ये इसका पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा, तो इन दोनों सिरों के बीच में जो वोल्टेज है वो कितनी होगी। ठीक, अगर मैं इस वोल्टेज को कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कह देता हूँ चलिए ये वोल्टेज है VL का मतलब लोड के सिरों के बीच वोल्टेज। तो ओम्स लॉ से आपको क्या बताया V इज इक्वल्स टू IR यानी कि IRL, तो यानी इस लोड में बहने वाली करंट और मल्टीप्लाई लोड का प्रतिरोध। अब करंट कितनी है 0.07, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सब में सेम करंट फ्लो होगी, यानी 0.07 इंटू RL की वैल्यू कितनी है 400 इंटू 0 से हम ये पॉइंट कैंसिल आउट कर देते हैं और 4 7 जा 28 वोल्ट, यानी लोड के सिरों के बीच जो वोल्टेज होगी वो 28 वोल्ट होगी। तो हमने दोनों आंसर कैलकुलेट कर लिए हैं, करंट भी सर्किट में फ्लो होने वाली या फिर डायोड में फ्लो होने वाली और लोड के सिरों के बीच वोल्टेज 28 वोल्ट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कोई PN फोटोडायोड 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल वाले अर्धचालक से संविरचित का मतलब कि बना हुआ है, क्या यह 600 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य का संसूचन कर सकता है। देखिए आप सबने फोटोडायोड तो पढ़ ही रखा है अपनी बुक से, तो फोटोडायोड का क्या काम होता है। फोटोडायोड एक ऐसी युक्ति होता है जो उत्क्रम अभिनत पर कार्य करते हुए प्रकाश के सिग्नलों का संसूचन करता है, यानी कि हमें बताता है कि प्रकाश के सिग्नल आ रहे हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि जो PN फोटोडायोड है वो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल वाले अर्धचालक से बना है। आपको पता है कि अर्धचालक के अंदर दो बैंड होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड, और इन चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की जो ये खाली जगह होती है यानी कि जो रिक्त स्थान होता है, इस रिक्त स्थान को हम बोलते हैं EG का मतलब एनर्जी गैप यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ से एक प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश की जो इन्होंने हमें तरंग दैर्ध्य बताई है वो कितनी बताई है 600 नैनोमीटर यानी कि 600 नैनोमीटर। अब इन्होंने कहा है कि क्या यह फोटोडायोड इस प्रकाश का संसूचन कर सकता है। अब देखिए अगर ये वाला जो प्रकाश है, इस प्रकाश की ऊर्जा इतनी है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके ऊपर वाले बैंड में चला जाए तो ये संसूचन कर सकता है। लेकिन अगर इस आने वाले प्रकाश की ऊर्जा इस एनर्जी गैप से कम है तो फिर ये फोटोडायोड इस इलेक्ट्रॉन का संसूचन या फिर इस प्रकाश का संसूचन नहीं कर सकता।
तो सबसे पहले ईजी ही देख लेते हैं, जो एनर्जी गैप उसने हमें बताया हुआ है। उसने बताया कि बैंड अंतराल 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि जो एनर्जी गैप है वो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम आने वाले प्रकाश की ऊर्जा ज्ञात करेंगे। अगर ये ऊर्जा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक आती है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को पार करके ऊपर वाले बैंड में चला जाएगा। और अगर ये ऊर्जा इस 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आती है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी बैंड को पार करके ऊपर वाले बैंड में नहीं जा सकेगा। ठीक, तो हम आने वाले फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिखा आपतित फोटोन की ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, पता ही है आप सबको। यहाँ पर देखिए हमें न्यू नहीं पता, लैम्डा पता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य, तो मैंने यहाँ पर इसे रख दिया एच सी अपॉन लैम्डा, यानी क्योंकि न्यू इज इक्वल्स टू कितना होता है, सी अपॉन लैम्डा। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। एच की वैल्यू प्लांक नियतांक 6.67 इंटू 10 की पावर -34, सी की वैल्यू निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा उसने आपको बताया 600 नैनोमीटर के लिए 10 की पावर -9। लेकिन देखिए यहाँ से जो हमें एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, यानी फोटोन की जो ऊर्जा की वैल्यू मिलेगी वो हमें जूल में मिलेगी, क्योंकि ये सारी वैल्यू एम के स्पत्ति में है। और जो हमें एनर्जी बैंड दिया हुआ है, यानी कि जो ऊर्जा अंतराल की वैल्यू दी गई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहें तो या तो ये भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आनी चाहिए, या फिर ये वाली वैल्यू भी हमारे पास किस में होनी चाहिए, जूल में। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली वैल्यू को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देता हूँ। कैसे, E इज इक्वल्स टू, देखिए ये वाली वैल्यू तो हमारे पास है ही 6.67 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 600 इंटू 10 की पावर -9, ये वाली वैल्यू जूल में है। तो आपको पता है अगर जूल वाली वैल्यू को हम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्यों, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी एनर्जी की वो किस में मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और मैं इन दोनों वैल्यू को ईजिली कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से जो मुझे इस टर्म को सोल्व करने के बाद वैल्यू फाइंड आउट होगी वो फाइंड आउट होगी 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ से जो ये प्रकाश आ रहा है, यानी कि जो फोटोन आ रहे हैं प्रकाश के, उनकी ऊर्जा कितनी है, 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊर्जा का गैप है, यानी कि जो ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी गैप, वो कितना है, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस वाले बैंड से इस वाले बैंड तक नहीं पहुँच सकते। यानी कि हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो Eg है वो ज़्यादा है किससे, E से। तो ऊर्जा अंतराल जो है वो आपतित फोटोन की ऊर्जा से ज़्यादा है, अतः प्रकाश का संसूचन नहीं होगा, अतः प्रकाश का संसूचन नहीं होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि नोर गेट से ओर गेट कैसे प्राप्त करेंगे, परिपथ की सत्यता सारणी भी बनाओ। ठीक, तो देखिए आपको नोर गेट का तो पता ही है, ये वाला ओर गेट होता है, और अगर ओर गेट के सामने हम यहाँ पर ये नोट गेट जोड़ दे तो ये नोर गेट बन जाता है। अगर मुझे इस नोर गेट की सहायता से ओर गेट प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और नोट गेट लेंगे, उन दोनों नोट गेट, उस नोट गेट के दोनों इनपुट को एक साथ जोड़कर इस पहले वाले नोर गेट के आउटपुट से उन्हें जोड़ देंगे। ठीक, तो ये जो पूरा का पूरा लॉजिक परिपथ होगा अब ये नोर गेट की भांति व्यवहार न करके ओर गेट की भांति व्यवहार करेगा। कैसे करेगा, चलिए हम इसकी सत्यता सारणी बनाकर देखते हैं। जब हम सत्यता सारणी बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से गेट की भांति व्यवहार कर रहा है। चलिए हम इसकी सत्यता सारणी बनाते हैं। देखिए सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप इसमें इन वायर्स गिनिए, जैसे कि यहाँ पर ये एक इनपुट है, दो इनपुट है, ये एक बीच में इनका कॉम्बिनेशन वाला वायर है, एक आउटपुट है। हम अपनी टेबल में उतने ही कॉलम बना लेते हैं। तो एक कॉलम में बनाता हूँ ए का, एक कॉलम में बनाता हूँ बी का, एक कॉलम में बनाता हूँ फाई डैश का, और एक कॉलम में बनाता हूँ वाई का। तो हमने सारे वायर्स के लिए एक अलग अलग सेपरेट कॉलम बना लिया। अब हम इन कॉलम में इनकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक, देखिए इनपुट की वैल्यू तो हमें अपने पास से लिखनी होगी, तो इनपुट कैसे लिखते हैं सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखिए आप इनपुट याद रखने के लिए इस तरह से समझ लीजिए कि मेरे पास ये दो वायर्स हैं। ठीक, अगर मैं किसी वायर्स पर करंट देता हूँ तो करंट देने का मतलब है कि मैं उसके लिए 1 नंबर लिखूंगा, और अगर मैं उस पर करंट नहीं देता हूँ तो करंट नहीं देने की केस में मैं उसके लिए 0 नंबर लिखूंगा। ठीक, अगर करंट देता हूँ तो 1 नंबर और करंट नहीं देता हूँ तो 0 नंबर। अब देखिए दो वायर है तो दो वायर के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं।
अगर मेरे पास यहाँ पर ये 2 वायर है तो मैं इसके लिए 4 कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। कैसे भाई, या तो मैं दोनों में से कोई से भी वायर पर करंट ना दूँ, ठीक, पहला कॉम्बिनेशन, या मैं एक वायर पर करंट दूँ और दूसरे वायर पर करंट ना दूँ, दूसरा कॉम्बिनेशन, या फिर मैं दूसरे वायर पर करंट दूँ, पहले वायर पर करंट ना दूँ, तीसरा कॉम्बिनेशन, या फिर मैं क्या करूँ, दोनों ही वायर पर करंट दे दूँ। तो ये हमारा हो गया चौथा कॉम्बिनेशन, ठीक। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, तो कौन कौन से 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो मैं कोई से भी वायर पर करंट ना दूँ, करंट ना देने के लिए मैं क्या लिखूँगा, 0, या मैं एक वायर पर करंट दूँ और दूसरे वायर पर करंट ना दूँ, ठीक, या फिर मैं दूसरे वायर पर करंट दूँ और पहले वायर पर करंट ना दूँ, या फिर मैं क्या करूँ, दोनों ही वायर पर करंट दे दूँ, ठीक। तो आपको ए और बी दोनों इनपुट की वैल्यू मिल गई। अब हमें देखना है कि वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी। देखिए ये नोर गेट है, नोर गेट का मतलब क्या है, पहले तो ये और गेट काम करेगा, फिर जो और गेट के आगे ही नोट गेट जुड़ा हुआ है ये काम करेगा। तो और गेट क्या काम करता है, प्लस करता है, और नोट गेट क्या काम करता है, बार करता है। तो यानी कि पहले तो ये इनपुट हमारे ऐड होंगे और ऐड होकर जो भी वैल्यू आएगी फिर उस वैल्यू का क्या हो जाएगा, बार। तो अगर मैं वाई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो पहले आप करेंगे a प्लस बी, यानी 0 प्लस 0 0, और 0 की बार कितनी, 1, बार का मतलब होता है उल्टा, 0 की बार 1 और 1 की बार 0। तो 0 प्लस 0 0 और 0 की बार 1, क्योंकि पहले और गेट है यानी प्लस करेंगे, फिर नोट गेट जुड़ा हुआ है तो जो भी प्लस करके आंसर आएगा उसकी बार करेंगे। इसके बाद 1 प्लस 0 1 और 1 की बार 0, फिर 0 प्लस 1 1 और 1 की बार 0, फिर 1 प्लस 1 भी 1। देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 आप 2 नहीं कर सकते क्योंकि ये बाइनरी में चल रहे हैं हमारे नंबर, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 प्लस 1 भी 1 होगा। तो 1 प्लस 1 1 और 1 की बार 0, ठीक। अब हमने ये वाई डैश वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी कि अब हमें पता है कि यहाँ से जो ये इनपुट यहाँ से जो ये पहले वाले नोर गेट का जो आउटपुट आएगा और ये इस वाले नोर गेट के लिए जो इनपुट का काम करेगा वो ये वाली वैल्यूज होगी, ठीक। अब देखते हैं ये अगले वाला नोर गेट कैसे काम करेगा। देखिए यहाँ से जो इनपुट जा रहा है वो दोनों वायर्स पर जाएगा, यानी इस वाले और गेट के पहले वायर पर भी और दूसरे वायर पर भी, दोनों पर सेम इनपुट होगा, जो कि हम कहाँ से दे रहे हैं, वाई डैश से। और फिर ये क्या काम करेगा, पहले ये इन दोनों इनपुट को ऐड करेगा क्योंकि और गेट है, और फिर आगे नोट गेट जुड़ा हुआ है, यानी जो भी समीशन करके ऐड करके वैल्यू आएगी उसका क्या कर देगा, बार। यानी हमें क्या पता चला कि यहाँ से भी वाई डैश आएगा और यहाँ से भी वाई डैश, क्योंकि पीछे से वाई डैश आ रहा है, और ये इस वाई डैश को जोड़ देगा, और दोनों वाई डैश को जोड़ने के बाद जो भी आंसर मिलेगा ये उसकी क्या कर देगा, बार, और वो बार आउटपुट के रूप में इस वाले गेट से बाहर निकलेगी, ठीक। तो हमें करना क्या है, बेसिकली वाई डैश को वाई डैश के ही साथ पहले जोड़ना है, और जो भी वैल्यू हमें मिलती है उसकी हमें कर देनी है बार। तो करते हैं, पहले 1 है तो 1 को किसके साथ जोड़ना है, 1 के ही साथ, तो 1 प्लस 1 1 और 1 की बार 0, 0 प्लस 0 0 और 0 की बार 1, 0 प्लस 0 0 और 0 की बार 1, 0 प्लस 0 0 और 0 की बार 1। तो ये हमारे इस लॉजिक गेट के लिए या फिर इस लॉजिक परिपथ के लिए सत्यता सारणी बन गई, ठीक। अब देखते हैं कि ये कौन से गेट की भांति व्यवहार कर रहा है। अब अगर हम इस बीच वाले सारे सिस्टम को भूल जाए, केवल ये इस इनपुट को याद रखें, इस इनपुट को और इस वाले आउटपुट को, तो हम देखते हैं कि 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1 1। यानी कि ये जो लॉजिक गेट है इसका जो हमें बूलियन व्यंजक मिल रहा है वो y बराबर a प्लस बी मिल रहा है। और ये कौन से लॉजिक गेट का बूलियन व्यंजक होता है, और गेट का। यानी कि ये जो तुम्हारा लॉजिक परिपथ हमने बनाया है ये कौन से गेट की भांति व्यवहार कर रहा है, ये और गेट की भांति व्यवहार कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि नोर गेट से और गेट कैसे प्राप्त करेंगे, परिपथ की सत्यता सारणी बनाई है। तो हमने नोर गेट से कौन सा गेट प्राप्त कर लिया, और गेट प्राप्त कर लिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि नोर गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, लॉजिक परिपथ तथा सत्यता सारणी बनाइए। तो डायग्राम मैंने पहले से बनाए हुए। तो अगर आपको नोर गेट से एंड गेट प्राप्त करना है तो जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 नोर गेट जुड़े हुए हैं, पहले आपको 3 नोर गेट इस प्रकार से जोड़ने पड़ेंगे, यानी एक नोर गेट के दोनों इनपुट एक साथ, दूसरे नोर गेट के भी दोनों इनपुट एक साथ, और जो इनके आउटपुट मिलेंगे उसे एक तीसरे नोर गेट के इनपुट के साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक। मैंने कह दिया कि ये वाली वैल्यू a है, ये वाली b, ये वाली y। यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा पहले नोर गेट का वो y1 है, और जो दूसरे नोर गेट का आउटपुट मिलेगा वो y2 है, और ये दोनों इनपुट का काम करेंगे इस तीसरे वाले नोर गेट के लिए। और यहाँ से जो हमें बाहर वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, ये हमारा इस पूरे परिपथ का आउटपुट होगा, ठीक।
चलिए अब देखते हैं कि ये एंड गेट की भांति व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही सत्यता सारणी बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि ये जो आउटपुट है वाई वो ए प्लस बी की भांति व्यवहार कर रहा है या फिर ए इंटू बी की। अगर ए प्लस बी की भांति व्यवहार करता है तो और गेट की भांति व्यवहार करेगा, और अगर ए इंटू बी की भांति व्यवहार करता है तो एंड गेट की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, चलिए कितने कॉलम बनाऊँ। सबसे पहले सत्यता सारणी में एक कॉलम ए का, एक कॉलम बी का, एक कॉलम y1 का, एक कॉलम y2 का और एक कॉलम y का। तो a, b, y1, y2 और y, यहाँ पर हमने अपने 4 कॉलम बना लिए। चलिए अब देखिए ये जो मेरे पास यहाँ पर इनपुट है ए और बी, तो इन इनपुट की वैल्यू तो वही रहेगी। मेरे पास 2 इनपुट है, कितने केस बनेंगे, 4 केस। वही 4 केस, या तो दोनों में से किसी पर भी करंट ना दूँ, या पहले पर करंट दूँ दूसरे पर करंट ना दूँ, दूसरे पर करंट दूँ पहले पर करंट ना दूँ, या फिर दोनों पर करंट दे दूँ। ठीक, तो चलिए या तो दोनों में से किसी पर भी करंट ना दूँ, पहले पर करंट दे दूँ दूसरे पर करंट ना दूँ, दूसरे पर करंट दे दूँ पहले पर करंट ना दूँ, या फिर मैं दोनों पर करंट दे दूँ। तो मैंने ए भी लिख लिया और बी भी। अब मुझे पहले देखनी है कि y1 और y2 की वैल्यू कितनी आती है। देखिए y1 का आउटपुट का मतलब क्या है, y1 जो आउटपुट है वो इस वाले नोर गेट का है। तो ये कैसे मिलेगा, यहाँ से हमने ए दिया है तो इस पर भी ए और इस पर भी ए, यानी ये दोनों इनपुट से ए अंदर आ रहा है, और ये क्या करेगा, उस दोनों ए को जोड़ देगा, और ए जोड़ने के बाद जो भी आंसर मिलेगा ये जो नोट गेट आगे लगा हुआ है ये उसकी क्या कर देगा, बार। यानी मुझे क्या करना है, ए को ए के ही साथ जोड़ना है, और जो भी जोड़कर आंसर मिलता है उसकी क्या कर देनी है, बार कर देनी है। ठीक, तो वो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y1 की। देखिए ए मेरा है 0, तो 0 को अगर 0 के साथ जोड़ता हूँ तो 0 और 0 की बार 1, 1 को 1 के साथ जोड़ता हूँ तो 1 और 1 की बार 0, 0 को 0 के साथ जोड़ता हूँ तो 0 और 0 की बार 1, 1 को 1 के साथ जोड़ता हूँ तो 1 और 1 की बार 0। तो ये मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, y1 की। ठीक, अब ऐसे ही हम y2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ से b आ रहा है तो इस इनपुट पर भी b और नीचे वाले इनपुट पर भी b, और ये क्या काम करेगा, पहले तो इन दोनों इनपुट को जोड़ देगा क्योंकि और गेट है, और जोड़ने के बाद जो भी आंसर मिलेगा ये नोट गेट उसकी क्या कर देगा, बार, यानी कि उल्टा। तो हमें करना क्या कि b को b के ही साथ जोड़ना है और जो भी आंसर मिलता है उसकी क्या कर देनी है, बार। तो b की वैल्यू कितनी है, 0, 0 प्लस 0 0, 0 की बार 1, 0 प्लस 0 0, 0 की बार 1, 1 प्लस 1 1 और 1 की बार 0, 1 प्लस 1 1 और 1 की बार 0। तो हमें y1 भी मिल गया और y2 भी। अब वैल्यू किसकी देखनी है, y की। तो देखिए y की वैल्यू कैसे देखेंगे, यहाँ से इनपुट आ रहा है y1, यहाँ से इनपुट आ रहा है y2, तो ये और गेट है तो पहले ये y1 और y2 को ऐड करेगा, और जो भी y1 y2 को ऐड करके आएगा ये नोट गेट उसकी क्या कर देगा, फिर बार। तो पहले हमें y1 को y2 के साथ जोड़ना है और जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट की क्या कर देनी है, बार। तो देखिए 1 प्लस 1 1 और 1 की बार 0, 0 प्लस 1 1 और 1 की बार 0, 1 प्लस 0 1 और 1 की बार 0 और 0 प्लस 0 0, 0 की बार 1। अभी हमारे इस लॉजिक गेट की सत्यता सारणी बन चुकी है। अब देखते हैं, अगर हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को भूल जाए तो हमें पता है कि 2 इनपुट है ए बी और एक आउटपुट है वाई। तो देखते हैं कि ये जो वाई है ये ए और बी के सापेक्ष इन दोनों के रेस्पेक्ट में कैसे काम कर रहा है। देखिए 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 आना चाहिए था, 0 है, यानी कि ये ए प्लस बी की तरह तो काम नहीं कर रहा, तो ये और गेट तो नहीं है। ठीक, अब मल्टीप्लाई की तरह देखते हैं, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 1, यानी कि ये जो y है ये a इंटू बी की भांति व्यवहार कर रहा है। तो अगर मैं इसका बूलियन व्यंजक लिखना चाहूँ तो वो मुझे मिलेगा y बराबर a इंटू बी, और ये किस परिपथ का होता है, एंड गेट के लिए लगे हुए परिपथ का होता है। ठीक, यानी कि ये जो लॉजिक परिपथ है ये किस गेट की भांति व्यवहार कर रहा है, एंड गेट की भांति। और यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नोर गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, तो हमने इन 3 नोर गेट की सहायता से कौन सा लॉजिक गेट प्राप्त कर लिया, एंड गेट प्राप्त कर लिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा गया है 2-3 बार, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए चित्र में प्रदर्शित लॉजिक गेटों के संयोजन से निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे कहा गया है कि इनमें से इनपुट वाली वैल्यू हम कौन सी ले कि ये जो आउटपुट है y ये हमें कितना मिल जाए, ये हमें 1 मिल जाए। अब देखिए
आउटपुट पर एंड गेट लगा हुआ है, चाहे यहाँ से कुछ भी वैल्यू ऊपर से आए, जब तक ये वाली वैल्यू 1 नहीं होगी जब तक तो ये 1 आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एंड गेट से 1 कब मिलता है, जब उसके ये दोनों ही इनपुट क्या हो, 1 हो। तो अगर आपका ऊपर से 0 आ गया और यहाँ पर 0 हुआ तो भी 0, लेकिन अगर ऊपर से आपका 1 आ गया और यहाँ पर 0 हुआ तो भी 0, यानी कि अगर आपको इसका 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि जो आपका ये C वाला इनपुट है, ये C वाला इनपुट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो ऊपर वाली वैल्यू को हम देखेंगे जब ये वाला 1 हो जाएगा। तो देखते हैं इन चारों विकल्प में से कौन से वाला विकल्प में C की वैल्यू 1 है। तो आपको पता पहले वाले विकल्प में C की वैल्यू 1 है, यानी कि इसके जो सही इनपुट है वो कौन से हैं, A बराबर 1, B बराबर 0 और C बराबर 1। बाकी आप इनमें से कोई से भी 3 इनपुट उठा लीजिए, उसके लिए आपको y की वैल्यू 1 नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों में ही c की वैल्यू 0 है। अब देखिए आप ऊपर से कुछ भी वैल्यू आ जाए, अगर यहीं से इनपुट 0 जा रहा है तो जब उस 0 की आप किसी भी इनपुट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसे चेक कर लेते हैं, चलिए देखिए a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 1, यानी यहाँ से आया 1, यहाँ से 0 और यहाँ से कितना 1। अब देखिए कौन सा गेट है, और गेट। तो और गेट क्या करेगा, प्लस, यानी 1 + 0 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई 1 और यहाँ से वैल्यू कितनी आई 1, और ये कौन सा गेट है, एंड, तो मल्टीप्लाई करेगा, यानी 1 × 1 1। तो इस वाले इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए हमें आउटपुट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। उम्मीद करता हूँ आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को अपनी नोटबुक में एक बार समझ कर नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझे आराम से कॉल करके किसी भी टाइम पूछ सकते हैं कि आपका कोई भी जो भी डाउट है आप उसे क्लियर कर सकते हैं मुझे कॉल करके, ठीक। अगले पार्ट में हम सेकंड बुक के ही नाभिक वाले पोर्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आएंगे जल्दी ही, तब तक आप इस वाले वीडियो को अच्छे से क्लियर कर लीजिए।